नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जलगांव में हिंसा की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मंत्री गुलाबराव पाटिल की पत्नी को ले जा रही गाड़ी के हॉर्न पर कोहराम मच गया। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, जिसके बाद सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। दो गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद 12 से 15 दुकानों को जला दिया गया। उपद्रवी भीड़ ने गाड़ियों में आग भी लगा दी। कल देर शाम शुरू हुआ ये संग्राम रात भर चलता रहा। गुस्साई भीड़ ने पथराव किया और दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। जलगांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने करीब 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लागू है। शहर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस पुरानी रंजिश को लेकर भी जांच कर रही है। आखिर इतनी बड़ी वारदात गाड़ी के हॉर्न बजाने को लेकर कैसे हो सकती है, या गाड़ी के हॉर्न पर कैसे पूरा इलाका सुलग सकता है? आप ये तस्वीर देखिए। आप यकीन नहीं करेंगे इन तस्वीरों को देखकर कि ये पूरा का पूरा विवाद या ये आगजनी या गाड़ियों में उठती ये लपटें या दुकानों में हुई ये तोड़फोड़ सिर्फ एक हॉर्न बजाने को लेकर हुई है। दरअसल मंत्री की पत्नी को ले जा रही गाड़ी ने हॉर्न बजाया और इसी हॉर्न से देखते ही देखते संग्राम छिड़ गया। और कल पूरी रात ये घमासान सड़कों पर देखने को मिला, जहां दुकानों में पथराव किया गया। जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उन्हें आग के हवाले कर दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र के जलगांव को आखिर जलाने की कोशिश किसने की? क्या पहले से ही जलगांव को जलाने की साजिश रच दी गई थी और महज एक बहाना, एक मौका ढूंढा जा रहा था? क्या हॉर्न महज बहाना था? जलगांव में तनावपूर्ण स्थिति को पैदा करना था? आखिर इतना गुस्सा कैसे पैदा हो गया एकाएक कि गाड़ियों में आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई, पथराव किया गया? मौके पर जो भी दिखा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश आखिर भीड़ ने क्यों की, ये सवाल पड़ा है। जलगांव में मामूली सा विवाद हुआ था और इसी मामूली विवाद में ये सब कुछ हुआ। आज हम जलगांव के पालदी गांव में हैं। यहाँ पर कल रात को एक विचित्र घटना ऐसी घटी कि छोटी सी बात पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। बवाल ऐसा मचा कि घटना ये थी कि यहाँ पर कल रात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 12 से 13 दुकानें जलाई गई, 6 गाड़ियाँ फूंकी गई। कारण इतना ही था, छोटा सा कारण था कि जो मंत्री जी है, जो शिंदे गुट के मंत्री जी है गुलाबराव पाटिल, इनकी पत्नी एक कार से आ रही थी और वहाँ मस्जिद के पास जो एक रास्ता था वहाँ पर ज़्यादा रश होने की वजह से उन्होंने हॉर्न बजाया। ड्राइवर ने हॉर्न बजाने की वजह से वहाँ पर एक बाचाबाची हो गई, लोगों में इकट्ठा सब लोग हो गए। उसके बाद मंत्री जी की जो पत्नी थी वो धर्मपत्नी बाहर निकली। उन्होंने कहा कि हम लोग सब एक ही गाँव के, विवाद मिटा दीजिए। लेकिन वहाँ किसी ने कहा कि आप इस तरह की बात मत करिए, इतने ज़ोर से मत बोलिए। और उसके बाद ये सब कुछ शुरू हो गया। इस तरफ से भी कुछ पथराव हुआ, उस तरफ से भी, दोनों तरफ से पथराव हुआ, आगजनी हुई। हिंदू की भी दुकानें जली, मुसलमानों की भी दुकानें जली। अब फिलहाल यहाँ पर 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और आने वाले समय में अभी ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 25 लोगों पे मामला दर्ज है। और जो पुलिस का ऐसा कहना है कि यहाँ पर अभी कल सुबह तक स्थिति को देखा जाएगा, उसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी साकेत राय हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, बात मामूली सी थी लेकिन हंगामा किस कदर बरपा वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल के ताजा अपडेट आप पहले बता दीजिए। जलगांव में फिलहाल हालात कैसे हैं और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल प्राची, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि फिलहाल जलगांव में शांतिपूर्ण स्थिति है। किसी भी तरह से पुलिस अन्य लोगों को जमा नहीं होने दे रही है। खास तौर पर वहां इंटरनेट माध्यम कल शाम तक के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि जब इतना विवाद मामूली था, जब इतनी छोटी सी घटना थी, तो इसे इस प्रकार से तूल क्यों दिया गया? क्या ये पहले से कोई सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि अगर आप देखें तो घटनाक्रम बिल्कुल साफ है कि गुलाबराव पाटिल शिंदे गुट के नेता हैं ये, और ये पालदी गाँव के रहने वाले हैं। ऐसे में उसी तरफ जलगांव से होती हुई उनकी पत्नी की गाड़ी और उनके परिवार से कुछ लोग भी उस गाड़ी में मौजूद थे, वो गुजर रही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि केवल हॉर्न बजाने को लेकर कुछ एक गुट आता है, उनके बीच झड़प होती है और झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगजनी की घटनाएं जलगांव और पाली गांव में होने लगती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है। अब अगर देखा जाए तो अब तक इस पूरे मामले में 25 से 30 लोगों के ऊपर FIR दाखिल की गई
गई है और वहीं 9 से 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन क्या ये कोई पहले से सुनियोजित साजिश है या फिर कोई और घटनाक्रम है, इसकी भी जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच करना तो जरूरी है। ये पता लगना बेहद जरूरी है कि महज एक हॉर्न को लेकर आखिर दो पक्ष आमने सामने क्यों आ गए और मामला इस कदर बिगड़ गया कि आगजनी कर दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई। हालात को संभालने में बड़ी मुश्किल पुलिस को करनी पड़ी सामने। बहुत शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ पूरा देश नए साल को सेलिब्रेट कर रहा है, नए साल के जश्न के बीच लखनऊ से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां अरशद नाम के एक लड़के ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी अरशद ने पूछताछ के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी ने बताया है कि कैसे उसने अपने पिता के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी अरशद ने अपनी 4 बहनों और मां की हत्या की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली है। अरशद ने पुलिस से पूछताछ में बताया है कि मोहल्ले वाले उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। उसे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो इनकी मां और बहनों का क्या होगा, जिसके बाद ही उसने सभी को मारने का प्लान बनाया। अरशद पुलिस से पूछताछ में यह भी बता रहा है कि मर्डर से पहले परिवार को अजमेर लेकर गया था, उसके बाद 30 दिसंबर को लखनऊ आ गया था, जहां अपने पिता के साथ मिलकर उसने अपनी मां और बहनों की हत्या कर दी। उसने बताया कि रात में उसने शराब पिलाई और कुछ के मुंह में कपड़ा और दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला, तो कुछ की कलाई ब्लेड से काट डाली। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वारदात के बाद वो पिता को रेलवे स्टेशन छोड़कर आया और फिर खुद थाने जाकर जानकारी दी, सरेंडर कर दिया। नए साल के पहले दिन लखनऊ 5 हत्याओं से थर्रा गया है। जी हां, हम मौजूद हैं लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के होटल शरणजीत के ठीक सामने, जहां पर आगरा के एक निवासी अरशद ने अपनी 4 बहनों और मां की बेरहमी से हत्या की और उसके बाद पुलिस को फोन करके बताया कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो इस पूरे होटल को सील कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी है वो यही है कि कमरा नंबर 109 जो कि फर्स्ट फ्लोर पे पड़ता है, 4 बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का ये इलाका है, संकरी गलियों का ये इलाका है। काफी सारे अगल बगल आप जहां भी देखेंगे आपको होटल्स नजर आएंगे और इसी होटल में अरशद अपनी मां और 4 बहनों के साथ पहुंचता है। ये भी बताया है कि उसके पिता भी घटना के वक्त मौजूद थे, लेकिन पिता इस वक्त कहां हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस को उसने पूछताछ में ये भी बताया है कि उसके पिता खुदकुशी कर सकते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और पुलिस इस समय जो अरशद के पिता हैं उनकी भी तलाश कर रही है। लेकिन अभी भी जो लाख टके का सवाल है वो यही है कि आगरा का रहने वाला परिवार लखनऊ नए साल का जश्न मनाने आता है, 2 दिन यहाँ पर बिताता है और किन हालात में, कौन से हालात होते हैं जिसके बाद यहाँ पर अरशद अपनी 4 बहनों और माँ की बेरहमी से हत्या करता है और उसके बाद पुलिस को खुद ही जानकारी देता है। पुलिस ने शव को भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। मौके पर फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है ताकि इस पूरी घटना का सच सामने आ सके। लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि अरशद ने अपनी माँ और 4 बहनों की हत्या की तो कैसे की। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन ये जरूर कह रहा है कि उनकी कलाई पर, गले पर चोट के निशान हैं, लेकिन क्या यही चोट के निशान मौत का कारण बने हैं या फिर इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है। पुलिस हर मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है। इस पूरे होटल को आप देखिए। तो लखनऊ के जिस होटल में 5 लोगों की हत्या की गई है उस होटल को सील कर दिया गया है, साथ ही कमरा नंबर 109 को भी सील कर दिया गया है जिसमें वारदात हुई थी। लखनऊ के नाका इलाके के होटल शरणजीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को पीसीआर के जरिए सूचना मिलती है कि लखनऊ के होटल शरणजीत में एक शख्स ने अपनी 4 बहनों और मां का कत्ल कर दिया है और उसका पिता मौके से कहीं चला गया है खुदकुशी करने के लिए। नाका पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस समय आप मेरे ठीक सामने जो कमरा नंबर 109 देख रहे हैं, 109, ये फर्स्ट फ्लोर का कमरा है। पुलिस ने इसको पूरी तरीके से सील कर दिया है क्योंकि जो परिवार आगरा से 30 तारीख को यहाँ पर आया था, 2 दिन बाद कौन से ऐसे हालात होते हैं, किस वजह से अरशद अपनी 4 बहनों और मां का कत्ल कर देता है और उसके बाद पुलिस को सूचना देता है। और हैरानी की बात यह है कि अरशद का पिता भी मौके पर मौजूद था और वो फिलहाल खुदकुशी करने की बात कह के मौके से कहीं चला गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। होटल के ठीक सामने एक और होटल, उसके मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या जानकारी मिली, किस तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिली? सर, हम 7 बजे नीचे जब उतरे तो देखा वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, तो हमने कहा क्या बात है, वहाँ जा कर के पूछे उनसे तो लोगों ने बताया कि जो है इस होटल में 7 लोग आकर के रुके हुए थे।
तो कमरा नंबर 109 उस होटल में क्या हुआ, क्यों एक पूरे परिवार की जान उसी परिवार के सदस्य ने ले ली, ये सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, उस वक्त जब पूरा का पूरा देश या पूरी की पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई है, ऐसा क्या हुआ कि 5 लोगों की हत्या हो गई? क्या पता चल पाया है पुलिस को? आरोपी ने क्या कबूला है पूछताछ में? प्राची, इस इन्वेस्टिगेशन में लखनऊ पुलिस को वो चीजें मिल गई हैं जो दरअसल इस पूरे हत्याकांड को डिकोड करते हैं और इस पूरे हत्याकांड का जो सच है वो सामने बताते हैं। आरोपी के मोबाइल में ही, अरशद के ही मोबाइल में पुलिस को बाकायदा फुटेज मिला है 6 मिनट 54 सेकंड का, जो कि इंडिया टीवी के पास मौजूद है। उस कबूलनामे में उसने कहा है कि बस्ती के लोग उसको परेशान कर रहे थे, उसके परिवार को परेशान कर रहे थे, और जब उसे लगा कि उसकी मदद कोई नहीं कर पा रहा है तो उसने इस तरीके का गलत फैसला किया अपने पिता के साथ मिलकर के। और होटल शरणजीत के ठीक सामने से हम मौजूद हैं प्राची, यहीं पर कमरा नंबर 109 फर्स्ट फ्लोर का कमरा है, और उसमें बताया जाता है कि अरशद अपने परिवार के साथ आता है। पहले वो अजमेर जाता है परिवार को लेकर के, 30 तारीख को लखनऊ पहुंचता है अपने पिता, अपनी 4 बहनों और अपनी मां के साथ, और वो कहता है कि बस्ती के लोग, जो आगरा के रहने वाले लोग हैं, उनको परेशान करते हैं, लेकिन जब कोई मदद नहीं हो पाती है तो उसने परिवार के लोगों को कल शराब पिलाई और उसके बाद किसी का गला दबा करके, किसी की हाथ की नस काट करके बेरहमी से हत्या की। और उसके बाद इस घटना की सूचना ऐसी क्या परेशानी थी? बस्ती के लोग क्यों परेशान कर रहे थे और इस कदर खून क्यों सवार था इस शख्स के सर पर? यह बड़ा सवाल है जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले भयंकर घमासान मचा हुआ है। पहले आपकी कई चुनावी योजनाओं पर केजरीवाल और बीजेपी आमने सामने थे। अब केजरीवाल ने इस जंग में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को शामिल करने की कोशिश की है। केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर उनसे कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या संघ बीजेपी के हाल के गलत कामों का समर्थन करता है। केजरीवाल ने कैश कांड को लेकर भी मोहन भागवत से रुख स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली में वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, उससे संघ सहमत है। दिल्ली में के इस चुनावी मौसम में लेटर लिखने वाले केजरीवाल अकेले नेता नहीं। दिल्ली की सीएम आतिशी और एलजी वी.के. सक्सेना के बीच भी लेटर वॉर छिड़ा हुआ है। 2 दिन से दोनों के बीच चिट्ठियों के जरिए एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। ताजा लेटर वॉर कल शुरू हुआ जब आतिशी ने दिल्ली में मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप लगाया, लेकिन दिल्ली के एलजी ने तुरंत इन आरोपों को खारिज कर दिया। अभी इन चिट्ठियों पर घमासान मचा ही था कि केजरीवाल की नई चिट्ठी सामने आ गई है। अब केजरीवाल ने जो चिट्ठी संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी है उसमें 4 सवाल पूछे गए हैं। उन्होंने पूछा कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत काम किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करती है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने से सहमत है? आम आदमी पार्टी दिल्ली में दलितों और पूर्वांचल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने के आरोप लगा रही है। इस पर भी केजरीवाल ने भागवत का स्टैंड पूछा, साथ ही यह बताने को कहा कि क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर फिलहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का रण वो जीत जाए, और फिलहाल बीजेपी भी उसी अंदाज में आक्रामक है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। और 2024 का वर्ष गुजर चुका है और यह वर्ष भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार के स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों के बाद, 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए
और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए। परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा, और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया। इसीलिए जो उनकी विचित्रता है वो अपने आप में इतनी विस्मयकारी है कि किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम आपके सामने, चूंकि अब नया वर्ष आया है, इस अंग्रेजी नए वर्ष में नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं। और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यामिनो शिमरी। और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है। और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता यह थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के ऊपर ध्यान देने की बजाय प्रचार के ऊपर सारा ध्यान था। आप सबको याद हो कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो भ्रष्टाचार की चीजें प्रकाश में आई, जिसमें एक प्रकरण ऐसा था कि एक दिन में 539 लोगों का निस्तारण हुआ।